हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। आज के इस लेक्चर में मुगल साम्राज्य के जिस शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वे है औरंगजेब। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने औरंगजेब से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में जो शेष इंपॉर्टेंट फैक्ट बच गए उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर भी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए औरंगजेब। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में? तो औरंगजेब की राजपूत नीति, मराठों के साथ में जो संघर्ष हुआ था औरंगजेब का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ औरंगजेब की धार्मिक नीति पर भी हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए राजपूत नीति। क्या थी औरंगजेब की राजपूत नीति? तो अकबर के समय से चली आ रही राजपूत नीति जो थी वो उदार प्रकृति की थी। ठीक है, और उसी का अनुकरण किया था शाहजहां ने भी और जहांगीर ने भी इसी चीज का अनुकरण किया था। अब ये चीज चलती आ रही थी, लेकिन औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी, इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका उल्लंघन किया था, उसका विरोध किया था औरंगजेब ने। मतलब सीधा सीधा कहने का अर्थ यह है कि औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी वो उदार प्रकृति की नहीं थी। ठीक है, उदार क्यों नहीं थी अभी समझ में आ जाएगा, हम डिस्कस करेंगे। औरंगजेब, आप पूरा लिखेंगे औरंगजेब की राजपूत नीति। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में औरंगजेब की जो राजपूत नीति होती है वो उदार प्रकृति की ही होती है, लेकिन शुरुआती समय में जब वो शासन सत्ता को संभालते हैं उस समय तो उनकी जो राजपूत नीति होती है प्रारंभिक समय में वो कैसी होती है? वो उदार होती है। उदार प्रकृति की होती हैं। ठीक है, अच्छे से शासन चल रहा होता है। और इस समय राजपूत शासक कौन कौन से थे? तो मुख्य क्षेत्र थे राजपूत शासकों के आमेर, मेवाड़ और जोधपुर। ठीक है, ये मुख्य क्षेत्र थे जहां पे राजपूत शासक शासन करते थे। आमेर के राजा कौन थे इस समय पे? तो आमेर के राजा थे राजा जयसिंह। राजा जयसिंह। मेवाड़ के शासक थे राजसिंह, राजा राजसिंह। और जोधपुर के राजा कौन थे? जोधपुर के राजा थे राजा जसवंत सिंह। ठीक है, राजा जसवंत सिंह। तो ये चीज भी याद रखेंगे कि ये जो तीन क्षेत्र थे आमेर, मेवाड़ और जोधपुर का जो एरिया था ये उस समय पे राजपूत शासकों का मेन एरिया हुआ करता था, मुख्य क्षेत्र हुआ करते थे ये आमेर, मेवाड़ और जोधपुर। और कौन कौन शासक थे? आमेर के शासक थे राजा जयसिंह, मेवाड़ के शासक थे राजसिंह और जोधपुर के शासक थे राजा जसवंत सिंह। अब जब तक ये शासक रहते हैं तब तक तो औरंगजेब की जो राजपूत नीति रहती है वो अकबर के समान ही उदार प्रकृति की रहती है। लेकिन जब जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अचानक से इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद में औरंगजेब की जो राजपूत नीति होती है वो उदार प्रकृति को छोड़ देती है और थोड़ी सी क्रूर प्रकृति की बन जाती है ना। यहाँ से बदलाव आता है जब राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या घटना घटित होती है देख लेते हैं। और क्यों हुआ था राजपूत विद्रोह, ये भी संबंधित है इसी से। अब क्या होता है, राजा जोधपुर के शासक जो राजा जसवंत सिंह हैं उनकी मृत्यु हो गई है। जसवंत सिंह के पुत्र का नाम होता है अजीत सिंह। जसवंत सिंह, ठीक है, राजा जसवंत सिंह कहाँ के राजा हैं? ये जोधपुर के, याद रखेंगे जोधपुर के शासक है। अब क्या हो गई है? इनकी हो गई है मृत्यु, इनकी हो गई है मृत्यु। अब मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है उस क्षेत्र का? जोधपुर का शासक किसे बनना था? जसवंत सिंह के पुत्र का। ठीक है, पुत्र का नाम क्या है जसवंत सिंह के? अजीत सिंह, अजीत सिंह। ठीक है, अब शासक किसे बनना है? जोधपुर का अजीत सिंह को बनना है। लेकिन औरंगजेब यहाँ पे अजीत सिंह को वेद उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते हैं, है ना। वो उत्तराधिकारी, जोधपुर का उत्तराधिकारी अजीत सिंह को नहीं मानते। कौन नहीं मानते? औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, ये मानने से मना कर देते कि आप वेद उत्तराधिकारी नहीं हैं जोधपुर के। और क्या करते हैं, जोधपुर जो ये क्षेत्र होता है इसे वो क्या करते हैं, किसी और को दे देते हैं।
ठीक है, इनको अवैध उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अब इस बात से रुष्ट हो, कौन रुष्ट होता है, किसे गुस्सा आता है? इस बात से गुस्सा आता है जसवंत सिंह के सेनापति को, क्योंकि चीजें तो गलत हुई है ना, यहाँ चीजें गलत हुई है। सेनापति का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है सेनापति का नाम, दुर्गादास राठौर। ठीक है, दुर्गादास राठौर एक संदेश भेजते हैं औरंगजेब के नाम, और संदेश में लिखते हैं कि आपने जो भी किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अजीत सिंह ही जोधपुर के शासक हैं। लेकिन औरंगजेब इस बात से काफ़ी नाराज हो जाते हैं और बहुत सारा मतलब बखेड़ा यहाँ पे खड़ा हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप मतलब चीज़ों को नहीं मानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब ये संदेश भेजते तो औरंगजेब इस बात को नहीं मानते, नहीं स्वीकारते कि ये गलत है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, दुर्गादास राजपूत विद्रोह चालू कर देते हैं। राजपूत विद्रोह, यहाँ से राजपूत विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती है, औरंगजेब अपने मन माफिक निर्णय लेने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर दुर्गादास राठौर क्या है, एक विद्रोह को जन्म देते हैं। एक विद्रोह यहाँ उत्पन्न होता है जिसे राजपूत विद्रोह कहते हैं, और इसीलिए राजपूत विद्रोह के नेतृत्वकर्ता किसे कहा गया, दुर्गादास राठौर को कहा गया है। ठीक है, यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, राजपूत विद्रोह। आई होप समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से ही औरंगजेब की जो नीति होती है वो क्रूर होती है, राजपूत नीति। ठीक है, तो ये राजपूत नीति के बारे में था। अब हम देख लेते हैं मराठों से संघर्ष औरंगजेब का। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मराठों से संघर्ष। तो मराठों से जो संघर्ष होता है उसका प्रारंभ होता है, इसका प्रारंभ 1656 ईस्वी से होता है। ठीक है, 1656 ईस्वी से इसका प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है, 1656 ईस्वी में शिवाजी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले अहमदनगर और जुनारगढ़ पर हमला कर देते हैं। अहमदनगर व जुनारगढ़ पे, ठीक है, हमला या आक्रमण लिख सकते हैं। यहाँ पे हमला होता है। अब इस आक्रमण को रोकने के लिए, इस आक्रमण को दबाने के लिए 1660 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खां को भेजा जाता है। शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां नामक सेनापति को भेजा जाता है इसका दमन करने के लिए, इस आक्रमण का दमन करने के लिए। ठीक है, शाइस्ता खां को भेजा जाता है यहाँ पे 1660 ईस्वी में। तो शाइस्ता खां और शिवाजी के मध्य यहाँ पे लड़ाई होती है, के मध्य लड़ाई। इसके बाद में 1663 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण किया जाता है। शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण किया जाता है। मतलब ये जो विद्रोह थे ना दोस्तों, ये काफ़ी लंबे चले थे। ऐसा नहीं था कि हार गए हैं तो फिर से वो विद्रोह पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं था। ये विद्रोह कंटिन्यू चलते रहे थे औरंगजेब के खिलाफ। शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इस आक्रमण से घबरा कर शाइस्ता खां भाग जाते हैं। यहाँ से इनके महल से क्या हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं शिवाजी का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है इनके महल पे, शाइस्ता खां के महल पे, क्योंकि शाइस्ता खां यहाँ से भाग चुके होते हैं। 1665 ईस्वी में औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है, तो 1665 ईस्वी में औरंगजेब एक और सेनापति जिनका नाम होता है जय सिंह, उन्हें शिवाजी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए भेजते हैं। किसे भेजते हैं, जय सिंह को। जय सिंह को भेजते हैं शिवाजी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लड़ाई होती है इनके मध्य, लेकिन एक संधि के रूप में ये लड़ाई समाप्त होती है। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। तो याद रखेंगे पुरंदर की संधि कब हुई थी, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी, ये भी याद रखेंगे। तो औरंगजेब के सेनापति जय सिंह और शिवाजी के मध्य होती है, मराठों के जो शासक थे शिवाजी, इनके मध्य ये संधि होती है। संधि का नाम है पुरंदर की संधि। और कब हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, पुरंदर की संधि का। आगे चलते हैं, ये चीज़ें हो गई 1665 ईस्वी तक।
अब 1665 ईस्वी के बाद में 1666 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। 1666 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बना लेते हैं औरंगजेब, ठीक है। और बंदी बनाकर कहाँ पर रखते हैं? जयपुर भवन में इन्हें रखा जाता है, जयपुर भवन में। लेकिन शिवाजी अपनी चालाकी से जयपुर भवन से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं, यहाँ से भाग निकलते हैं। मतलब ज़्यादा दिन कैद में नहीं रख पाते हैं औरंगजेब शिवाजी को। शिवाजी यहाँ से जयपुर भवन की कैद से क्या होते हैं? फरार हो जाते हैं। 1680 ईस्वी में, अब ये मराठों से संघर्ष चल ही रहा है औरंगजेब का, ठीक है। ये सारे सन उसी की गवाही दे रहे हैं कि ये संघर्ष कंटिन्यू चल रहा था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु। उसके बाद में इस संघर्ष की, ये जो मराठा की लड़ाइयाँ चल रही थी, इसकी बागडोर कौन संभालते हैं? तो शिवाजी के पुत्र संभालते हैं, जिनका नाम होता है संभाजी। इनके हाथों में बागडोर आ जाती है मराठों के संघर्ष की, ठीक है, लड़ाइयों की। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में संभाजी, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, उनके हाथों में मराठों की ये लड़ाइयों, मराठा विद्रोह की ये जो सीरीज चल रही थी, जो एक क्रम चल रहा था, ये इसके सूत्रधार कौन बन जाते हैं? संभाजी बन जाते हैं, ठीक है। संभाजी की मृत्यु हो जाती है 1689 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे मृत्यु हो जाती है संभाजी की। और संभाजी के बाद में ये जो मराठों का विद्रोह चल रहा था, इसकी बागडोर कौन संभालते हैं? राजा राम। तो ये कंटिन्यूटी थी इनकी, राजा राम, है ना, विद्रोह की। मराठों के विद्रोह में पहले नेतृत्व करता शिवाजी, शिवाजी के बाद में उनके पुत्र संभाजी, संभाजी के बाद में राजा राम के हाथ में आती है ये चीज़ें। और राजा राम के हाथों में जब मराठा विद्रोह की बागडोर आती है, तो मराठा विद्रोह का नाम मराठा स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यहाँ पे मराठा विद्रोह का नाम क्या हो जाता है? मराठा स्वतंत्रता संग्राम। इसीलिए मैंने कल जो विद्रोह पढ़ाए थे, तो आपको शॉर्टकट में इन चीज़ों को नहीं समझाया था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी था। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो सन थे, ये हमें पता होना चाहिए कि इन सन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। बहुत ज़्यादा विस्तृत में भी नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में हमें पता होना आवश्यक है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सारे जो सन लिखे हुए हैं, इनके आगे आप ये जो घटनाएं हुई है, ये लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्वतंत्रता संग्राम, मराठा स्वतंत्रता संग्राम राजा राम के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन गाइस क्या होता है, 1682 ईस्वी में औरंगजेब का एक विरोधी पुत्र था, जिसका नाम था अकबर, ठीक है। किसके पुत्र थे ये औरंगजेब के पुत्र थे। ये वे अकबर नहीं है, ठीक है, जो दादाजी परदादा लगते थे औरंगजेब के, वो नहीं। ये अकबर औरंगजेब के पुत्र हैं, लेकिन इनका स्वभाव कैसा था? विरोधी स्वभाव था। किसके प्रति? औरंगजेब के प्रति विरोधी स्वभाव था इन अकबर का। तो ये आ जाते हैं दक्षिण भारत में। कब आ जाते हैं? 1682 ईस्वी में दक्षिण भारत में आ जाते हैं। तो इनके पीछे दक्षिण भारत के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इनके पीछे औरंगजेब भी दक्षिण भारत आते हैं। अब औरंगजेब भी दक्षिण भारत आ गए, ठीक है। अब कहा जाता है गाइस, इतिहासकारों ने कहा है कि जब औरंगजेब 1682 ईस्वी में दक्षिण भारत आते हैं, तो फिर वे कभी भी उत्तर भारत में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती। कब हो जाती है औरंगजेब की? 1707 ईस्वी में अहमदनगर में, दक्षिण भारत के अहमदनगर में, महाराष्ट्र में पड़ता है अहमदनगर, दक्षिण भारत के अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ पे औरंगजेब का शासन समाप्त हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1707 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? अहमदनगर में होती है। डेट भी लिख लेंगे, 20 फरवरी 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों इन्हें दफनाया जाता है। तो कहाँ दफनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में ही एक है खुलदाबाद, इस जगह पे इन्हें दफनाया जाता है, महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जितने भी पॉइंट थे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी ईयर के बारे की, जिस भी ईयर में जो घटना हुई है, वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये लिखेंगे, ये नोट डाउन करेंगे कि कहाँ दफनाया था औरंगजेब को? खुलदाबाद में दफनाया गया था। तो इस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और मराठों का संघर्ष तो चल ही रहा था इस दौरान।
अच्छा, जो राजपूत नीति में संघर्ष चल रहा था वो भी 30 वर्षीय संघर्ष था। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में जो संघर्ष चल रहा था राजपूत नीति का, वो भी 30 वर्ष का था। ठीक है, उसका समय भी लिखेंगे, वो 30 वर्षों तक चला था वाला विद्रोह, राजपूत विद्रोह। तो ये हो गया मराठों से संघर्ष। हम थोड़ा सा धार्मिक नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। धार्मिक नीति के बारे में वैसे कल के लेक्चर में हमने बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, आपको फटाफट से समझ में आ भी जाएगा। धार्मिक नीति डाल दीजिए हेडिंग, धार्मिक नीति। और ये जो मराठों के साथ संघर्ष पड़ा है ना दोस्तों, जब हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, तो वहाँ पे इन घटनाओं को हम और ज़्यादा एलोबरेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ पे हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बातें की है और आपको समझाया है उन्हें, ज़्यादा विस्तृत में स्टोरी को न ले जाते हुए। धार्मिक नीति, तो धार्मिक नीति आपको पता ही है, औरंगजेब जब मुगल साम्राज्य की सत्ता संभालते हैं तो मुगल साम्राज्य को कुरान के आधार पर ही चलाने के बारे में सोचते हैं। किसको आधार बनाया था? सत्ता का शासन चलाने का आधार क्या बनाया था? कुरान, जो इस्लाम ग्रंथ है, इस्लामिक ग्रंथ ना, तो कुरान को आधार बनाया था उन्होंने शासन को चलाने के लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि औरंगजेब जो है, इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया है कि औरंगजेब जो है वे कट्टर मुस्लिम थे, कट्टर इस्लामी थे और घोर हिंदू विरोधी थे, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा नहीं है, अब इतिहास की जो बुक्स पढ़ते हैं उसी में हम पढ़ने में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो घोर हिंदू विरोधी इन्हें बताया गया है इतिहास की किताबों में। क्या क्या किया था इन्होंने, हिंदू विरोधी क्यों कहा गया इन्हें, तो इन्होंने अपने शासन के समय में क्या क्या कार्य किए थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये हिंदू विरोधी थे और इस्लाम धर्म को ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो इन्होंने हिंदुओं के विरोध में मतलब एक कर लगाया था जिसका नाम था जजिया कर। इसे पुनः प्रारंभ किया था, जजिया कर को पुनः प्रारंभ। दूसरा फैक्ट क्या है, जो मुस्लिम व्यापारी थे उनका जो चुंगी कर हुआ करता था वो कहीं गुना कम हुआ करता था हिंदू जो व्यापारी थे उनकी तुलना में। तो हिंदू व्यापारियों का चुंगी कर बढ़ा दिया था, हिंदू व्यापारियों का चुंगी कर बढ़ा दिया। ठीक है, फिर जितने भी सरकारी पद थे उनसे हिंदू जो लोग थे, हिंदू थे, उन्हें हटा दिया था। ठीक है, सरकारी पदों से, मतलब दरबार में किसी भी पद पे हिंदू को नहीं रखा गया था, सरकारी पदों से अधिकतर हिंदुओं को हटा दिया। अधिकतर हिंदुओं को, सभी हिंदुओं को तो नहीं कह सकते, अधिकतर हिंदुओं को हटा दिया गया प्रमुख पदों से। जितनी भी हिंदू पाठशाला थी उन्हें तुड़वा दिया गया, हिंदू पाठशाला को तुड़वाया। मंदिरों को तुड़वा दिया गया, मंदिरों को तुड़वाया। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध, ठीक है, सती प्रथा को बंद करवाया इन्होंने। इनके समय पे, इनके शासनकाल के समय में इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे पता चलता है कि हिंदू जो पंथ था, हिंदू जो धर्म था, उसका घोर विरोध करते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलता है। मंदिरों को तुड़वाया था, तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सोमनाथ मंदिर जैसे हुआ, विश्वनाथ मंदिर हुआ, इन सबको तुड़वाया था, हमने कल पढ़ा था इनके बारे में ना। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था,
तो ये सब पॉइंट हैं धार्मिक नीति के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने तीनों नीतियों के बारे में पढ़ा है। कल के लेक्चर में थोड़ा सा हम हो सका तो मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज ये जो मुगल साम्राज्य का प्रारंभिक जो समय था ये समाप्त हो जाता है औरंगजेब के बाद में। इसके बाद में भी मुगल साम्राज्य चला था, लेकिन अब मुगल साम्राज्य का क्या चालू हो गया था, पतन चालू हो गया था औरंगजेब के बाद में। तो इन सभी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब लेक्चर को यहीं पे दी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।